सबका ही दिमाग खराब हो गया कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर डू व्हाट नीड्स टू बी डन, कर दें आप, कर गुजरे जो आप कर सकते हैं। लेकिन इंतहाई परेशान कर दिया उसने, बल्कि तोते उड़ गए इंडिया के। और हम अगर अगर रेट्रीब्यूशन, बदला लेना चाहते हैं पाकिस्तान से, तो अमेरिका उसमें जो कहते हैं मनी मेक्स द मेयर को पैसा बोलता है। मार्को रूबियो ने बात की थी शहबाज शरीफ साहब से और वहां पे जयशंकर से। बालाकोट में क्लेम किया था इंडिया ने कि वहां पे उन्होंने स्ट्राइक करके कोई मदरसा तबाह किया। अस्सलाम वालेकुम। जंग के हंगाम जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तसादुम की कैफियत बनी हुई है, इस सब के बीच क्या पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं वो दे विल कम टू अ हॉल्ट, वो रुक जाएंगे? और उनसे मेरी मुराद बड़ी सादा सी ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, सीटों के एतबार से, वोटों के एतबार से पीटीआई, क्या उन्हें कबूलियत मिल पाएगी, या फिर ये कहा जाएगा चूंकि जंग चल रही है तो चलें जी, जब जंग खत्म होगी तब अगली बात होगी, उससे पहले कोई और किसी किस्म की बात ना करे। ये सूरत हाल होगी। और उसके अंदर जो अहम तरीन सवाल है ना, वो एक है, वो इमरान खान साहब की रिहाई है। और उसके लिए पीटीआई क़यादत क्या कर सकती है, क्या पीटीआई की क़यादत को करना चाहिए? क्योंकि इस सूरत हाल में जो जंग की है, जहां पर कभी इम्कान है कि ये कहा जाएगा कि भाई जंग खत्म होगी तो अगली बात करेंगे, अभी चुप करके बैठ जाओ, खबरदार को बोला यहाँ पे। लेकिन मेरी राय में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी पीटीआई लीडरशिप के पास यही टाइम है। अच्छा, ये टाइम कितना लंबा होगा, इस पर कुछ डिस्कशन करेंगे और इस बेसिस के ऊपर करेंगे कि जो वर्ल्ड पावर्स है और खासतौर पे सुपर पावर है, वो इस सब सूरत हाल को लेके क्या सोच रही है। इस पर मुनहसर होगा कि ये मामला कितना तूल पकड़ेगा और इसमें कितनी शिद्दत आएगी। जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तनाव की कैफियत है, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले सुपर पावर की बात कर लेते हैं। इनिशियली जो अमेरिका की तरफ से बयान आया, जो मार्को रूबियो ने शहबाज शरीफ साहब से बात की और उधर जयशंकर साहब से बात की, और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी, वो 1500 साल वाली, कि इनका 1500 साल से ये आपस में तनाजा चल रहा है, तो वहां तक तो मामला ठीक था, काबिल तसल्ली था पाकिस्तान के लिए। लेकिन इंतहाई परेशान कर दिया उसने, बल्कि तोते उड़ गए इंडिया के कि भाई हम तो अमेरिका से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसा होगा। हम हर दफा वो इल्जाम लगाते हैं एंड द वर्ल्ड पाउंसेस, वो झपट पड़ती है पाकिस्तान के ऊपर कि जनाब आपने ये किया होगा, यू आर द बैड बॉय। लेकिन इस दफा ऐसी सूरत हाल नहीं हुई, और उसकी पार्टली और रीजन ये भी है कि पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने उसको जिस तरह से टैकल किया, अच्छा टैकल किया सो फार। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी है, यकीनी तौर पे इंडिया के प्रेशर की वजह से बनी होगी, अमेरिका को इंडिया अपनी साइड पे लाने में तकरीबन कामयाब होता दिखाई दे रहा है। अपनी साइड पे लाने से मुराद ये बाबर कराने में और ये टैसिट अप्रूवल लेने में कि जो हमला हुआ पहलगाम में जिसमें 24 लोग मारे गए, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और हम अगर अगर रेट्रीब्यूशन, बदला लेना चाहते हैं पाकिस्तान से, तो अमेरिका उसमें हमें आशीर्वाद दे। तो अमेरिका ने अब जो हलाशेरी दी है, मैं उसकी तरफ कुछ तवज्जो मबजूल कराता हूँ। एक रीसेंट इंटरव्यू है जेडी वैंस का, जो कि अमेरिका के नायब सदर हैं। लेकिन उससे पहले ये जो चेंज ऑफ हार्ट कह लें, ये किस तरह से हुआ यूएस का, उसकी बाबत अर्ज ये है कि अमेरिका और भारत के दरमियान जो तजारत का हुजम है, वो पाकिस्तान से तो कहीं ज्यादा है। उसमें जो डेफिसिट अमेरिका को फील होता है, यानी कि जो 10-20 अरब डॉलर्स अमेरिका को लगता है कि इंडिया हमसे कमा ले जाता है, वो हथियार बेच के अमेरिका पूरा करना चाहता है, नंबर वन। नंबर टू, जो ट्रेड टॉक्स इंडिया और अमेरिका के दरमियान चल रही हैं, वो उसमें एक कैफियत रही होगी। और फिर इन्वेस्टमेंट्स जो इंडिया अमेरिका में करना चाहता है, तो इन तमाम चीजों को बना के कहा गया होगा, डिप्लोमेटिक प्रेशर एक्सर्ट किया गया होगा कि भाई आप हमारे साथ खड़े हो। फिर जहां पे जो कहते हैं मनी मेक्स द मेयर को पैसा बोलता है, तो फिर पैसा बोलता हुआ दिखाई दे रहा है अभी। और तशवीशनाक, इट्स वेरी डेंजरस स्टेटमेंट जो कि दी गई है जेडी वैंस की तरफ से। अच्छा, वो इम्प्लाई कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान की तरफ ये इस सब अटैक के तनाजुर में ये कह रहे हैं इंडिया को, मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बता देता हूं, कि इंडिया कैन रिस्पॉन्ड टू इट इन अ वे दैट डजंट लीड टू ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। यानी अंदाजा कीजिए, ये अमेरिका के नायब सदर अमेरिका को, इंडिया को हलाशेरी दे रहे हैं कि आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसे तरीके से रिस्पॉन्ड कीजिए कि ये ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट ना हो। भाई खुदा का खौफ कीजिए, इंडिया जैसे भी रिस्पॉन्ड करेगा, पाकिस्तान उसी का उसी
जिन्स के अंदर पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड करेगा और बिल्कुल उससे ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा, ये पाकिस्तान ने क्लियर भी किया और पहले करके भी दिखाया हुआ है। सो बात यह है कि वहां पे आगे मामला बढ़ने के चांसेस तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन जेडी वैंस को नजर नहीं आ रहा, वो पता नहीं कौन सा तरीका है कि आप ऐसे रिस्पॉन्ड करें कि वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट ना हो, ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में। साथ ही साथ पाकिस्तान को बहुत हद तक मूरत इल्जाम भी ठहरा दिया जेडी वैंस ने, और ये फरमाया है जेडी वैंस ने कि जिस हद तक पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, वो कहते हैं जी फ्रैंकली दैट पाकिस्तान टू द एक्सटेंट दैट दे रिस्पॉन्सिबल कोऑपरेट विद इंडिया, कि जिस हद तक पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कैसे पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है? पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि आप एक न्यूट्रल इंक्वायरी करवाएं, और अमेरिका को चाहिए ये था कि भाई ठीक है हम न्यूट्रल इंक्वायरी हम कर लेते हैं, या यूएन को कह देते हैं या किसी और आलमी इदारे को कह देते हैं वो न्यूट्रल इंक्वायरी करे, लेकिन वो आप देखें दिमाग कैसे चेंज होता है और बदलता है। वो कह रहे थे जिस हद तक पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है उस हद तक वो कोऑपरेट करे और इंडिया के साथ कोऑपरेट करे और मेक श्योर करे कि वो टेररिस्ट, वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट करते हैं, भाई किसी के पास सबूत अभी तक है नहीं, कोई दे नहीं सका, लेकिन अमेरिका को आप देखिए कि किस तरह से इंडिया ने कायल किया है। और जेडी वैंस एक फॉक्स न्यूज के साथ ही कल का इंटरव्यू है, उसमें ये फरमा रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की जो सरजमीन कभी कभार इस्तेमाल होती है इन टेररिस्ट के हाथों, तो उनको हंट डाउन करने और उनके साथ उनको डील करने में इंडिया की मदद की जाए। यानी कि ये एक यूं नजर आ रहा है, यूं समझ आ रही है कि वो एक आशीर्वाद दे दिया कि चलें जी ठीक है इंडिया करो, जरा देख लेते हैं आप भी मामला, कि अपना उन्होंने वेट उसके पीछे डाला। और ऑब्वियसली इस वजह से कि इंडिया ने अपना अपना जो वेट है डिप्लोमेटिक वो एग्जर्ट किया होगा, जो कि बड़ी चीखें थी इंडिया में अभी 4-5 रोज पहले कि जनाब ये क्यों वहां पे इस तरह की ऐसा एक रवैया अख्तियार किया गया अमेरिका की तरफ से कि जो एक इनडिफरेंट रवैया है कि उन्हें फर्क कोई नहीं पड़ रहा। तो वो अब सूरत हाल यहाँ पे बन गई है। अब उससे आगे आ जाइए, उससे आगे ये है कि जो टेनी ब्रूस हैं, स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन है, वो जो एक स्टेट डिपार्टमेंट की जो हेयरिंग होती है या जो बातचीत होती है सहाफियों के साथ, वहां पे उनसे सवाल पूछा गया। अच्छा, उससे पहले जब मार्को रूबियो ने बात की थी शहबाज शरीफ साहब से और वहां पे जयशंकर से, और फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, अमेरिकी महकमा खारजा की तरफ से रिलीज हुई कि जनाब मामले को रिजॉल्व करें, वो सिंपल वर्डेड स्टेटमेंट्स थी, उनके अंदर कुछ ज्यादा ऐसा था नहीं कि जिसके अंदर आप रीड इनटू कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल ठीक थी, सही थी। वहां पे ये कहा गया इंडिया में कि जनाब ये तो कोई बात नहीं है, आप पाकिस्तान टेररिज्म को आप कंडेम कर रहे हैं तो ये कहें कि पाकिस्तान कर रहा है वो। अब जो पूछा गया टैनी ब्रूस से यही वाला सवाल दोबारा, कि जो पहले स्टेटमेंट आई थी वो तो बस ठीक है नॉर्मल सी थी, तो उसके बाद वो जो टैनी ब्रूस साहब है वो कहती हैं कि मोदी हैज आवर फुल सपोर्ट। ये स्टेट डिपार्टमेंट की एक आपको ये फ्लाइट फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन नजर आ रही है, पहले क्या स्टांस था और उसके बाद वो चेंज कैसे हुआ है सिर्फ 2-3 दिन के अंदर, दैट मोदी हैज आवर फुल सपोर्ट और लॉन्ग टर्म पीस और रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करने का ये कहा गया। और ये बेसिकली एक अलाइनमेंट है इंडिया के मौकफ के साथ कि जनाब हमारे यहाँ पे बार बार दहशतगर्दी होती रहती है, तो लिहाजा हम चूंकि पता नहीं कौन सी पावर बन गए हैं तो हम पाकिस्तान में स्ट्राइक्स करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे और फोर्स करेंगे पाकिस्तान को कि आइंदा इस तरह का मामला ना हो। ये इसके पीछे बुनियादी एक रीजन वो सिर्फ वो जो हिंदुत्व मेंटेलिटी है, जो सुप्रीमेसिस्ट माइंडसेट है, जो उन पे हावी तारी हो चुका है, उसकी वजह से एक डिल्यूजन, एक गलत फहमी में मुब्तला हो गए कि वो इनविंसिबल है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, और वो थ्रेट कर रहे हैं एक न्यूक्लियर पावर को। खैर अमेरिका का आशीर्वाद इंडिया को मिलना शुरू हो गया। अब आ जाइए कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कैफियत है तनाव की, तसादुम की, या हल्की फुल्की अगर स्कर्मिशेस झड़पें चलती भी रहती हैं तो कब तक चलेंगी, ये थोड़ा लंबा चलने का इम्कान है। यहाँ पे जो लोग जिम्मेदार हैं इन मामलात को, ऑपरेशनल तैयारियों को देखने के, उनका ये कहना है कि दिस वी आर इन फॉर अ लॉन्ग हॉल, ये लंबा मामला है, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। ये मतलब उससे जो बात मुझे समझ आई, मैं डायरेक्ट जो बातचीत है मैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि कह रहे हैं कि 5-6 महीने तो चलेगा इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे। ये मशरक की तरफ शायद मामला ना आए, लेकिन नॉर्थ में उधर मामला चलते रहेंगे, जहाँ जिसमें कश्मीर भी हो सकता है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा भी हो सकता है, जैसे पिछली दफा बालाकोट में क्लेम किया था इंडिया ने कि वहां पे उन्होंने स्ट्राइक करके कोई मदरसा तबाह किया। तो ये मामला एक वहां पे लंबा चलेगा। नंबर 2, एक तो ये चीजें अमेरिका की एक टैसिट अप्रूवल मिल रही है, यूं महसूस हो रहा है इंडिया को। नंबर 2 ये कि आरएसएस का जो एक मदर बॉडी है बीजेपी की, उनका 100वां मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ सालगिरह आ रही है इंडिया के अंदर, वहां पे मोदी ने उनको भी खुश करना है, जो अपनी बेसिक उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको। और फिर वहां पे ये भी डिसाइड होना है
موسٹ لائکلی انڈیا میں کہا جا رہا ہے وہاں پہ یہ بھی ڈیسائیڈ ہوگا کہ اگر مودی نے فیل کیا یا فیل ہو گیا ان کی توقعات کے مطابق اس پہلگام واقعے کا جیسے وہ سوچتے ہیں رسپونڈ کرنے کے لیے، تو پھر اگلی ٹرم کے لیے اگلی رن کے لیے مودی کو شاید نامنیٹ بھی نہ کیا جائے آر ایس ایس کی طرف سے کہ بھائی جان نہیں تسی ہوں رہن دیو تسی سائڈ تو کے بعد یہ انڈیا میں باتیں کی جا رہی ہیں، تو لہٰذا وہ ہر طرح کا پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے کہ کریں کریں، اور پھر ساتھ اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہاں کی جو اپوزیشن ہے وہ اچھے خاصے سمجھدار سینٹر لیفٹ کی پارٹی ہے کانگریس، راہل گاندھی یہ کہہ رہا ہے نریندر مودی کو مخاطب کر کے، جس کے ساتھ ایک اے پی سی بھی ہو چکی ہے، اور پھر دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تازہ فرمایا راہل گاندھی نے، میں حیران ہوں کہ سب کا دماغ خراب ہو گیا کہ مسٹر پرائم منسٹر ڈو وٹ نیڈس ٹو بی ڈن، کر دیں آپ، کر گزریں جو آپ کر سکتے ہیں، اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ ایک نیوکلیئر پاور کے بارے میں، پتہ نہیں کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے، لیکن وہاں پہ ایک پولیٹیکل کنسنسس انہوں نے کریٹ کر لیا ہے، جو مرضی کہہ لیجیے، یہاں پہ پولیٹیکل کنسنسس کریٹ نہیں ہے ابھی تک اس طرح سے جس طرح سے ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی ٹویٹ آئی، عمران خان صاحب کی ایک نہیں دو ٹویٹس آئیں، پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو کہا کہ مطلب یہ مشکل وقت ہے اور تحریک انصاف کو یا پاکستانیوں کو اس وقت جنگ میں انڈیا کے خلاف متحد ہونا چاہیے، تو بالکل ٹھیک بات ہے، ہونا چاہیے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اے پی سی یہ جو آگے حالات بن سکتے ہیں جو میں عرض کر رہا تھا، امریکہ کے اپروولز اور انڈیا میں مودی پہ پریشر، اس کے بعد کیا قوم یکجا جب پراپر طریقے سے جب تک نہ ہو، میرے کہنے سے کیا ہو جائے گا بھائی یکجا ہے یکجا ہے، وہ نظر آتا ہے سوشل میڈیا پلس پہ کہ اتنی بھی یکجا نہیں ہے، اور یہ مطالبہ بڑا سادہ سا اور ہونا بھی چاہیے کہ اس ایسے حالات ایسے جنگی حالات کے ہنگام ختم کریں بات چیت، اپنی لڑائی جھگڑا ختم کریں اور کم از کم ملک کی خاطر اکٹھے ہوں، لیکن دوسری طرف سے صورتحال کیا بن رہی ہے کہ جناب 190 ملین پاؤنڈ میں جو سزا ہے عمران خان کو، اس کے خلاف جو اپیل ہے جس پہ میرٹس سنے جاتے ہیں، وہ رجسٹرار صاحب نے بتایا اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ وہ تو 1 سال تک ہم نہیں سن سکتے، اس سال نہیں ہم کم از کم سن سکتے، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، وہ تو جی ہم سیکوینس کے مطابق سنیں گے اور وہ تو جناب اگلے سال سنی جائے گی۔ یہ اس وقت عدالت کے اندر معاملہ چل رہا ہے۔ اچھا دوسرا پھر یہ بھی آ رہا ہے بیچ میں، کہا جاتا ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے تھا کہ 9 مئی کے کیسز میں بھی سزائیں ان قریب ہونی ہیں۔ اچھا جی 9 مئی کے کیسز میں سزائیں ہونی ہیں تو وہاں پہ خان صاحب کو بھی سزا ہوگی، یعنی ایک اور سزا اس کے اوپر آ جائے، بندوبست آپ چیک کریں کہ وہ بندوبست پورے ہیں کہ جناب باہر نہیں آن دینا۔ اور سپریم کورٹ سے وہ کہ آج اجاز چودھری اور حافظ فرد کی ضمانتیں ہوئی ہیں، رہا ہوتے ہیں کہ نہیں، خیر وہ ہو بھی جائیں، اصل جو پولیٹیکل میٹر ہے پاکستان میں وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے، اور جب تک وہ نہیں ہوتی تب تک تو معاملہ ایک پولیٹیکل جو کننڈرم ہے، جو کوسچن ہے، جو سمسیا ہے، وہ نہیں، وہ گتھی نہیں سلجھے گی، وہ وہیں کی وہیں پھنسی رہے گی، اور جنگ لڑنے کے لیے پوری قوم کو ایک پیج پر بہرحال ہونا چاہیے، جو کہ ہے، لیکن اس طرح سے جس طرح سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ انڈیا کے اندر بھی یہ ڈفرنٹ ٹی وی شوز کے اندر یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے کہ جو سب سے مقبول لیڈر ہے اسے آپ نے جیل کے اندر رکھا ہوا۔ اچھا رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ پوچھا گیا ٹی وی پروگرام کے اندر کہ اے پی سی میں عمران خان صاحب کو بلانے کا کوئی ارادہ، انہوں نے بڑا کمال فرمایا، ویسے ان کا بھی کمال ہو گیا، ان کی سٹیٹمنٹ بھی، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہاں جب ایسی صورتحال کوئی بنے گی تب دیکھیں گے۔ میں حیران ہوں، سر پیٹنے کو دل کرتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی تک یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی سنجیدہ صورتحال ہے، کتنی تشویشناک صورتحال بنی پڑی ہے، انڈیا کے عزائم کیا ہے، اور کس طرح سے وہ جو شروع میں ورلڈ کمیونٹی کی خاص طور پہ سپر پاورز کی سپورٹ اسے نہیں ملی تھی، وہ کس طرح سے یکے بعد دیگرے وہ حاصل کرتا جا رہا ہے۔ ایک سعودی عرب رہ گیا صرف بیچ میں، وچ از این ایکس فیکٹر، کہ سعودی عرب کا اس سب معاملے کے اندر کیا رسپانس ہوگا، اور اس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ سعودی عرب بڑی انویسٹمنٹس انڈیا میں کرنے جا رہا ہے، تو یہاں پہ ایک ایکس فیکٹر ضرور ہے، لیکن اوور آل جو صورتحال بن رہی ہے وہ انڈیا اپنا جو فائنینشیل مسئلہ ہے اسے استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف بہرحال بنا رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو میں سب سے پہلے جہاں سے شروع کیا تھا کہ یہ سیاست رک جائے گی، تو موسٹ لائکلی وہی ہوگا، وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جب ہوگا تب دیکھیں گے، وہ بلانا کو اتنا پھر بعد میں مشکل نہیں ہے، لیکن تب تک صورتحال تو ہے، عدالتوں میں یہ معاملات چل رہے ہیں، اور موسٹ لائکلی یہ کہا جائے گا بھائی دیکھیں جنگ چل رہی ہے، ابھی کوئی کچھ نہ بولے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، شاباش، بولنا کسی نے نہیں ہے، جنگ چل رہی، اور یہ معاملہ آگے چلتا رہے، اور یعنی لٹکا رہے، چلتا نہیں رہے، یہ سیاسی معاملہ لٹکا رہے وہاں پہ۔ لیکن ایک طرف انڈیا ہے، وہاں پہ اے پی سیز ہو رہی ہیں، وہاں پہ سپر کیبنٹ اجلاس ہو رہے ہیں، وہاں پہ ایک جوائنٹ پارلیمنٹ کا ایک جوائنٹ سیشن بلانے کا اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ چلیں جی کریں، کر دیں پاکستان کے خلاف، دوسری طرف ہم ہیں یہاں پہ۔ سندھ میں جو معاملہ ہوا نا، میں آخری بات ختم کرتا ہوں، اس سب صورتحال میں
तहरीक इंसाफ की को कबूलियत भी मिल सकती है, वो दोबारा सियासी धारे में शामिल होना तो खैर गलत अल्फाज हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्पेस उन्हें मिल सकती है और इमरान खान साहब की दीगर की रिहाई भी हो सकती है, मामला हो सकते हैं। शर्त यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो क़यादत बाहर मौजूद है, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है, ख़ास तौर पे वो अगर कुछ ऐसे इक़दामात लें कि इस सूरत हाल में मुल्क को सबसे मुकद्दम रख के, सबसे आगे रख के, लेकिन उसके अलावा पॉलिटिक्स चलाते रहें। अगर वो ही चुप करके बैठ जाएँगे और खौफ में आके बैठ जाएँगे, तो फिर ठीक है, एन्जॉय करें। फिर क्या कह सकते हैं? फिर उनको पता नहीं कब मिलेगा मौका, फिर मेरा नहीं ख्याल कि शायद फिर मौका मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सिंध में जो मामला था, उससे कुछ एक उन्हें सबक सीखना चाहिए कि किस तरह पुरअमन एहतजाज करके सिंध ने अपने मुतालबात मनवाए, इस सिस्टम से मनवाए कि नहरें नहीं बननी जब तक इत्तफाक राय नहीं होगा, और इत्तफाक राय होना नहीं आगे। लेकिन एक पुरअमन एहतजाज के जरिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपना के ये मामला उन्होंने किया। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं कर सकती? अब मेरा ख्याल है कि इट इज़ अ गुड टाइम गो के खैबर पख्तूनख्वा के कुछ नॉर्दर्न अपर एरियाज के अंदर इंडियन स्ट्राइक का भी खतरा रह सकता है, उसके अलावा दहशतगर्दी भी है, बट पॉलिटिक्स एंड दीज थिंग्स गो साइड बाय साइड। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे इस वक्त दस्तयाब क़यादत पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से ट्रेड करते हैं। चुप करके बैठ जाते हैं, सब मामलात उसके हल की तरफ अगर नहीं जाते और समझते हैं कि भाई ठीक है, चलो जितना चल रहा है चलने दो, तो फिर ठीक है, जिस तरह चल रहा है फिर उसी तरह से चलेगा, फिर ये सवाल का जवाब तो नहीं मिलेगा। ये डिपेंड फिर दोबारा टू एंड इट हेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की और नेशनल असम्बली में, जिनकी अभी तक की कारकर्दगी कोई इतनी खातिर खा के लीजिए इतनी इम्प्रेसिव नहीं रही, बट दिस इज़ द टाइम उन्हें कुछ मिल सकता है। थैंक यू।